Hello children, a very good morning to all of you. Today we will study about wool. आज हम लोग ऊन के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछले क्लास में हम लोगों ने जूट, उससे पहले कॉटन, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो चलिए आज हम लोग वूल स्टार्ट करते हैं। देखिए कहता है वूल इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द हेयर ऑफ शिप एंड सम अदर एनिमल्स। ऊन जो प्राप्त किया जाता है बेसिकली यह भेड़ और दूसरे जानवरों के बाल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, कहता है रिमूवल ऑफ शिप हेयर इज डन यूजिंग स्पेशल क्लिपर्स। एक खास प्रकार का डिवाइस है जिसके द्वारा भेड़ के बाल को उनके त्वचा से निकाला जाता है एंड इज कॉल्ड शेयरिंग, और इस प्रक्रिया को हम लोग शेयरिंग कहते हैं। Sheared wool is packed in bales and sent to mills for cleaning. जो शेयर किया हुआ बाल होता है उसे जो है प्रोसेस करने के लिए हम लोग क्लीन करने के लिए उसे मिल में भेजा जाता है, फैक्ट्री में भेजा जाता है। इसके बाद कॉम्बिंग किया जाता है, तत्पश्चात सॉर्टिंग और फाइनली उसे स्पिन यानी स्पाइन किया जाता है। द फाइबर सो ऑब्टेन्ड इज द वूलन यार्न, और इससे जो फाइबर यानी जो रेशा प्राप्त किया जाता है वह वूलन यार्न कहलाता है। बेसिकली इसे अब और अच्छी तरीके से कैटेगराइज करने का जो प्रोसेस होता है इसके बाद इसकी शुरुआत की जाती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यू मस्ट हैव सीन योर ग्रैंडमदर निटिंग अ स्वेटर। आपने अपने घर में दादी माँ को, नानी माँ को, इन सबको आपने स्वेटर बुनते हुए जरूर देखा होगा। तो स्वेटर इज मेड बाय नीटिंग वूलन यार्न्स बाय हैंड और बाय अ मशीन। बेसिकली स्वेटर जो बुनने की जो प्रक्रिया है इसे मशीन के द्वारा भी किया जाता है और हाथ से भी किया जाता है। ऑल ऑफ यू मस्ट बी फैमिलियर विद वूलन यार्न्स। स्वेटर आर knitted यूजिंग अ सिंगल कंटिन्यूअस लेंथ ऑफ सच यार्न। बेसिकली स्वेटर जो बुनने की जो प्रक्रिया है उसमें हम सिंगल यार्न का इस्तेमाल करते हैं और एक लंबे धागे के रूप में जो ऊन का जो गोला होता है इसको तैयार रखना होता है ताकि बीच बीच में अगर ऊन कम पड़ जाए तो फिर उसमें काट छाट करना होता है जो अच्छा नहीं माना जाता। इसीलिए इसमें एक लंबे रेशे का इस्तेमाल किया जाता है। लंबे ऊन की लंबाई जो होती है वो काफ़ी अधिक होती है। ठीक कहता है नीटिंग एंड वेविंग आर डिफरेंट। एक्चुअली नीट यानी बुनना और वेविंग जो बेसिकली मशीन पर किया जाता है इन दोनों में काफ़ी डिफरेंस है, थोड़ा अंतर है। इन द प्रोसेस ऑफ वेविंग द वूलन यार्न इज क्राफ्टेड इनटू अ फैब्रिक बट दिस टाइम इट इज़ अ वूलन फैब्रिक। देखिए वूलन यार्न को तैयार करने में जो उसका क्राफ्टिंग होता है वो एक फैब्रिक के तौर पर होता है। फैब्रिक्स मतलब क्लॉथ। कहता है बट दिस टाइम इट इज वूलन फैब्रिक, लेकिन ये वूलन फैब्रिक कहलाएगा क्योंकि यह जो कपड़ा है बेसिकली वो ऊन से तैयार किया गया है, सो वी कॉल्ड इट वूलन फैब्रिक। देखिए कहता है इफ यू इंटेंशनली पिंच आउट अ पीस ऑफ फ्लफी यार्न फ्रॉम योर स्वेटर or twist a short length of cut yarn in a direction opposite to the one in which it was spun, you will find the yarn separating into individual strands of fibers. अगर आप एक छोटा सा टुकड़ा किसी भी ऊन से आप उसमें से निकाल लें और जब आप उसे छोटे छोटे टुकड़ों में और छोटे छोटे टुकड़ों में विभक्त करते हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा फ्लफी हो जाता है, रेशेदार हो जाएगा। इसके बाद you can carry out this little experiment on other woolen fabrics as well, such as woolen socks, mufflers, etc. etc. मतलब हम वूलन से सिर्फ वूलन फैब्रिक्स और वूलन फैब्रिक्स में भी आप चाहें तो इससे ग्लव्स बना सकते हैं, इससे मफलर्स तैयार कर सकते हैं, इत्यादि चीज़ें भी हम इससे बनाते हैं। वूल बीइंग फ्लफी ट्रैप्स एयर। बेसिकली यह फ्लफी होता है, रोएदार होता है और इसमें ढेर सारे जो होते हैं अधिक मात्रा में हवा को ये ट्रैप करके रखता है
Since air is a bad conductor of heat, wool is also a bad conductor and does not allow body heat to escape. यह जो है हीट का यानी उष्मा का सबसे बड़ा कुचालक है, बैड कंडक्टर। ठीक है, गुड कंडक्टर होता दैट मीन्स कि वह हीट को आने भी देता और जाने भी देता, बट ये बैड कंडक्टर है यानी हीट को ना तो अंदर आने देगा और ना ही बाहर जाने देगा। तो दिस कीप्स अस वार्म इन विंटर्स, और यह हमें जाड़े में गर्म रखता है। चलिए अब बात करेंगे सिल्क की। देखिए, सिल्क इज वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव फाइबर्स ड्यू टू इट्स नेचुरल लस्टर एंड शिमर। दैट मीन्स कि सिल्क जो है वह सबसे कीमती फाइबर्स में से एक है, और इसका कारण यह है कि इसमें जो नेचुरल लस्टर है, जो प्राकृतिक एक चमक होती है, इसमें लस्टर में चमक होता है, तो इसके कारण सिल्क जो है वो थोड़ा महंगा, थोड़ा एक्सपेंसिव हो जाता है। कहते हैं इट इज ऑब्टेन फ्रॉम द ककून्स ऑफ ए स्पेशल बॉम्बिक्स मॉरी सिल्क मोथ लार्वा। देखिए, एक प्रकार का इंसेक्ट होता है, इसका नाम है बॉम्बिक्स मॉरी सिल्क मॉथ लार्वा। लार्वा से ही सिल्क प्राप्त किया जाता है बेसिकली, तो उसके ककून से यह सिल्क तैयार होता है। सबसे पहले द लार्वा आर फेड फ्रेशली प्लग्ड मलबरी लीव्स। सबसे पहले लार्वा को ताजे मलबरी लीव्स की पत्तियों पर रखा जाता है। ईच वर्म स्पाइंस अ कंटिन्यूअस थ्रेड अबाउट 800 मीटर लॉन्ग टू मेक अ ककून। और लगभग जितने भी इसमें कीड़े होते हैं, सिल्कवर्म होते हैं, वो तकरीबन 800 मीटर लंबा जो इसमें थ्रेड होता है वह इस ककून के चारों तरफ तैयार करता है। द लाइव वर्म्स इनसाइड द cocoons are killed by dipping them in boiling water। इसके बाद उन ककून्स को खौलते हुए गर्म पानी में डुबोया जाता है। तो इस ककून्स के अंदर जो जीवित कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं। दिस ऑल्सो हेल्प्स इन द अनवाइंडिंग ऑफ द सिल्क फाइबर, और इसके द्वारा हम सिल्क फाइबर को निकाल करके उससे हम अनवाइंड करते हैं। सिल्क इज द ओनली नेचुरली ऑकरिंग फिलामेंट फाइबर। द रेयरिंग ऑफ सिल्कवर्म फॉर कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर। देखिए, कहता है कि यह एकमात्र ऐसा फाइबर है जो फिलामेंट फाइबर के तौर पर इसे निकाला जाता है, यानी कीड़े के ककून से निकाला जाता है, और सिल्क वर्म को कमर्शियल पर्पस से पालना है ना, सिल्क के कीड़ों को व्यावसायिक तौर पर इसका पालन किया जाता है। इस प्रक्रिया को हम लोग सेरीकल्चर कहते हैं, सेरीकल्चर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए, कहता है सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स ऐसे फाइबर्स होते हैं जो बेसिकली नेचुरल फाइबर्स की मदद से तैयार किए जाते हैं, और कुछ केमिकल्स की मदद से भी इसे तैयार किया जाता है। तो सिंथेटिक फाइबर्स लाइक नायलॉन, रेयन, पॉलिस्टर एटसेट्रा आर एक्चुअली प्लास्टिक्स मेड फ्रॉम केमिकल्स दैट आर ऑब्टेन्ड मोस्टली फ्रॉम पेट्रोल। ये जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं, चाहे वो नायलॉन हो, चाहे वो रेयन हो, पॉलिस्टर हो, एक्चुअली ये सब प्लास्टिक्स और जो भी होते हैं दूसरे केमिकल्स, इन सब से तैयार किया जाता है। और ख़ास करके पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाले जो अवशिष्ट पदार्थ होते हैं, उन सब की मदद से भी सिंथेटिक फाइबर्स तैयार किए जाते हैं। देखिए, कहता है मोल्टेन प्लास्टिक इज पास्ड थ्रू द होल्स ऑफ स्पिनरेट। जो पिघला हुआ प्लास्टिक होता है उससे स्पिनरेट एक मशीन है जिसमें छोटे छोटे होल्स होते हैं, उससे इसे पास किया जाता है। द लॉन्ग थ्रेड्स इमर्जिंग फ्रॉम द होल्स ऑफ द स्पिनरेट आर कूल्ड एंड सॉलिडिफाइड। और इस स्पिनरेट से गुजरने के पश्चात जो प्लास्टिक के पतले पतले महीन महीन जो रेसे निकलते हैं, उन्हें ठंडा किया जाता है और उसे सॉलिडिफाइड मतलब इसे सूखने के लिए छोड़ देते हैं ताकि वह मजबूत हो जाए, स्ट्रॉन्ग हो जाए। Several of these threads are twisted together to make the yarn. Synthetic yarns so obtained are woven to get synthetic fabric. ये कहता है several of these threads are twisted
टुगेदर टू मेक द यार्न। ढेर सारे छोटे छोटे थ्रेड्स को ट्विस्ट किया जाता है एक दूसरे के साथ ताकि इससे एक मजबूत धागा तैयार हो सके। सिंथेटिक yarns so obtained are woven to get synthetic fibers, और इसके पश्चात सिंथेटिक yarns के द्वारा हम इसे वेविंग करके सिंथेटिक फाइबर्स तैयार करते हैं। एंड सम ऑफ देयर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस आर लिस्टेड एज फॉलोज, और इसके कुछ लाभ भी हैं और कुछ नुकसान भी हैं। तो आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं एडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स, मतलब सिंथेटिक फाइबर्स के क्या क्या लाभ हैं, क्या फ़ायदे हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए नंबर फर्स्ट है सिंथेटिक फाइबर्स हैव गॉट हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ एज कंपेयर टू नेचुरल फाइबर्स एंड दिस इनेबल्स देम टू कैरी वेट्स। देखिए कहा जा रहा है कि जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं इनका जो टेंसाइल स्ट्रेंथ होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। किसकी अपेक्षा? नेचुरल फाइबर की अपेक्षा। देखिए नेचुरल फाइबर जो होते हैं बेसिकली सॉफ्ट होते हैं, मुलायम होते हैं, और ये सिंथेटिक फाइबर्स की तरह ज़्यादा मजबूत नहीं होते हैं। बेसिकली इसकी लंबाई भी हम अधिक रख सकते हैं, इसे ज़्यादा लंबा भी हम खींच सकते हैं। जैसे आप कोई भी प्लास्टिक को अगर हम सपोज गर्म करते हैं तो गर्म करने के बाद जब उसे हम खींचते हैं तो उसमें आप देखते हैं कितना लंबा रेशा होता है। लेकिन अगर वहीं हम किसी कॉटन के धागे को अगर हम गर्म करें और उसे खींचेंगे तो वो वहीं से ब्रेक हो जाता है, मतलब इसका जो स्ट्रेंथ होता है वो ज़्यादा बड़ा नहीं होता। और कहता है दिस इनेबल्स देम टू कैरी वेट्स, और यही कारण है कि ये ज़्यादा वजन को कैरी नहीं कर सकते। खासकर दे आर रिंकल्ड रेसिस्टेंस एंड रिटेन देयर ओरिजिनल शेप। इसमें जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं इसमें रिंकल्स कम होते हैं, मतलब इसमें जो कपड़े में रिंकल्स आते हैं, जो कपड़े घुंघच जाते हैं बेसिकली बिना आयरन के, तो बिना आयरन के भी वो अपने शेप में पुनः आ जाते हैं। ये सिंथेटिक फाइबर्स का एक नेचर होता है। लेकिन नेचुरल में क्या है कि जब तक उसे हम प्रेस नहीं करते हैं वो अपने ओरिजिनल शेप में नहीं आता है। दिस क्वालिटी मेक्स देम कन्वीनियंट टू वॉश एंड वियर, और यही कारण है कि लोग सिंथेटिक फाइबर्स का कपड़ा इसलिए यूज करना चाहते हैं क्योंकि इसे धोना भी आसान है और साथ ही साथ इसे पहनना भी इजी होता है। दे शो ड्रीप ड्राई प्रॉपर्टी। ड्रीप ड्राई प्रॉपर्टी क्या है? मतलब भिगो के उसे सुखाना और फिर उसे यूज करना, तो बहुत सरल होता है। इसी कारण से सिंथेटिक फाइबर्स लोग ज़्यादा आज के दिनों में यूज करते हैं, और इसके और भी ज़्यादा एडवांटेजेस हैं। देखिए कहता है दे हैव गुड इलास्टिसिटी ड्यू टू विच दे कैन बी इजीली स्ट्रेच्ड, मतलब इसकी प्रत्यास्थता काफ़ी अधिक होती है, इसे कितना भी ज़्यादा फैला सकते हैं, और इसी कारण से इसकी इलास्टिसिटी जो होती है वो काफ़ी हाई होती है, और ज़्यादा होने के कारण इसे आसानी से हम स्ट्रेच कर सकते हैं। देखिए आगे है सिंथेटिक फाइबर्स आर सॉफ्ट एंड आर यूज्ड टू मेक अ वैरायटी ऑफ क्लॉथ्स एंड क्लॉथिंग मटेरियल्स। सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो इतने मुलायम होते हैं और इतने अलग अलग वैरायटी के बनाए जाते हैं एंड क्लॉथिंग मटेरियल्स, और जो पहनने वाले जो कपड़े होते हैं इससे ये सब चीज़ें भी तैयार की जाती हैं। Synthetic fibers can be blended with natural fibers like wool and cotton to make cloth which is strong and absorbs sweat too. देखिए कहता है सिंथेटिक फाइबर जो होते हैं इजीली ब्लेंड कर जाते हैं नेचुरल फाइबर्स के साथ, जैसे वूल के साथ, कॉटन के साथ। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, टेरिलीन और वूल। तो टेरिलीन और वूल को मिला दो तो टेरिवूल बनता है, और टेरिलीन और कॉटन को मिलाने पर टेरिकॉट बनता है। ये जो है मिक्स फाइबर्स हैं, क्योंकि इसमें सिंथेटिक के साथ साथ नेचुरल फाइबर को भी मर्ज किया गया है, तो ये मिक्स्ड फाइबर्स होता है। विच इज स्ट्रॉन्ग एंड एब्जॉर्ब स्वेट टू, और इसका एक फ़ायदा ये होता है कि मजबूती के साथ साथ यह स्वेट को, पसीने को भी ज़्यादा एब्जॉर्ब कर सकता है, तो इसे पहनना कंफर्टेबल हो जाता है। अब बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स की। देखिए सिंथेटिक फाइबर्स के क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या नुकसान है। देखिए सिंथेटिक फाइबर्स कैन नॉट एब्जॉर्ब मॉइस्चर स्वेट लाइक वूल एंड कॉटन, which makes them unsuitable to be worn during humid
वेदर, मतलब ये पसीने को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, वाटर को ज़्यादा एब्जॉर्ब नहीं करते हैं, जिसके कारण जब ह्यूमिड वेदर होता है, मतलब जब काफ़ी ज़्यादा मौसम उमस या गर्मी होता है, तो उस समय हम इस तरह के कपड़े का इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि ये वाटर को एब्जॉर्ब करने में असक्षम होता है ना। नेक्स्ट है दे कैच फायर इजली एंड हेंस आर डेंजरस टू बी वॉर नियर फायर और हीट। कहता है कि सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं वो इजली आग को पकड़ लेते हैं, जिसके कारण आग के नज़दीक अगर हम सिंथेटिक कपड़े पहन कर जाएँ तो वो ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। और यह हिदायत दिया जाता है कि हमें कभी भी किचन में, खास करके रसोई घर में, सिंथेटिक कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह बहुत सरलता से, बहुत ही ईजिली, आसानी से आग पकड़ सकता है। नेक्स्ट है दे कैन नॉट बी आयरन ईजिली एज दे कैन बर्न और मेल्ट वेरी ईजिली। और इसे हम आयरन भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह आसानी से बर्न हो सकता है, जल सकता है, तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है इसमें आयरन करना। ठीक है, तो ये था सिंथेटिक फाइबर्स के कुछ नुकसान, और जब नुकसान है तो कुछ फ़ायदे भी हैं, और मैंने अभी आपको एडवांटेज के साथ डिसएडवांटेज दोनों बताया नेचुरल सिंथेटिक फाइबर्स का, और इससे पहले हमने नेचुरल फाइबर्स पढ़ा था। तो ये जो हमारा चैप्टर था बेसिकली यह सिर्फ और सिर्फ फैब्रिक्स फ्रॉम फाइबर, यानी रेसेस से किस तरह से कपड़े का निर्माण किया जाता है, उस पर आधारित यह पूरा अध्याय था। और आज जाकर के यह चैप्टर आप लोगों का ख़त्म हो जाता है। नीचे एक एक्टिविटी 3 है जिसमें आपको डिफरेंट फैब्रिक्स हैं और उसके यार्न्स को बर्न करके बताना है कि यह किस तरह का फाइबर है। कॉटन फाइबर, सिंथेटिक फाइबर्स, इन सब को जलाने पर एक अलग अलग स्मेल आता है। इस स्मेल के आधार पर आपको बताना है कि यह कौन सा फाइबर है, सिंथेटिक है या फिर नेचुरल फाइबर है। तो कहता है कलेक्ट सैंपल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फैब्रिक्स लाइक कॉटन, वूल, सिल्क एंड पॉलिस्टर और नायलॉन। आपको ये कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं फैब्रिक्स के, जिसको आपको पहले जमा करना है, कलेक्ट करना है। नेक्स्ट, पुल आउट अ फ्यू स्ट्रैंड्स ऑफ यार्न्स फ्रॉम द क्लॉथ सैंपल, और इन नमूनों से आपको कुछ फाइबर्स आपको निकाल लेने हैं। नेक्स्ट, होल्ड द स्ट्रैंड्स फ्रॉम वन एंड विद अ पेयर ऑफ टॉन्ग्स। टॉन्ग्स मतलब होता है चिमटा। आपको चिमटे के मदद से आपको उस फाइबर के एक छोर को, ठीक है, उसे होल्ड करना है। ब्रिंग द अदर एंड्स ऑफ यार क्लोज टू द फ्लेम ऑफ लाइटेड कैंडल, मतलब आपको एक कैंडल जलाना है और उसके दूसरे छोर को उस कैंडल के नज़दीक लेके आना है। ठीक है, केयरफुली ऑब्जर्व द वे द yarns burn and match your observations with the table given below and try to identify the fabric sample on the basis of its burn characteristics। मतलब आपको अब इसमें एक डाटा दिया गया है जिसमें आपको ऑब्जर्व करना है कि कौन सा रेशा जलने के बाद किस तरह का स्मेल देगा। तो आपको इसके चार्ट में लिखना है और इस चार्ट को आपको फुलफिल करना है इस 4 एग्जाम्पल्स की मदद से। तो ये आज एक्टिविटी 3 था, और इस एक्टिविटी के बाद आपका यह लेसन कंप्लीट हो जाएगा। और नेक्स्ट है समरी। तो आप लोग एक बार समरी ज़रूर पढ़ा करें। देखिए समरी में क्या होगा कि समरी से आपको इस पूरे चैप्टर का सारांश एक निचोड़ मिल जाएगा, और जो भी टॉपिक्स छूट जाते हैं पीछे, तो आप इसमें एक बार समराइज कर सकते हैं, इसे आसानी से आप इसे समझ सकते हैं। और फाइनली जो की टर्म्स होते हैं, की टर्म्स में बेसिकली जो शॉर्ट डेफिनेशंस वगैरह दिए गए हों, तो उसे एक बार रिवाइज कर लें, और इससे आपका नोट्स भी काफ़ी इजीली आपका डन हो जाएगा। फाइनली जो है कल आप लोग इसके ऑब्जेक्टिव्स को कंप्लीट करेंगे सबसे पहले, और लास्ट में जो है हम लोग इसके क्वेश्चन आंसर्स को भी डील करेंगे। तो क्वेश्चन आंसर्स पहले आपको समझा दिया जाएगा, फिर आप लोग इसे स्वतः बनाएंगे। तो कल का जो आपका वर्क रहेगा वो रहेगा टेस्ट योरसेल्फ, यानी MCQ प्लस फिल इन द ब्लैंक्स। इसे आप लोगों को कंप्लीट करना है। तो आज के लिए बस इतना ही। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।